Hello friends, welcome to my YouTube channel Balshi Neha Classes, which rests on the mantra of success begins here. As you all know कि मेरी ये जो क्लासेस हैं वो CBSE ICSE बोर्ड क्लास 12 को अभी फोकस कर रही हैं और साथ ही में सारे जो UGC नेट JRF और SSC बैंकिंग के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं रेलवेज़ उस पर ये सारे स्पेशलाइज्ड लेक्चर्स प्रोवाइड करती है। जो भी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लेक्चर्स होते हैं ये बायलिंगुअल होते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोर्ड। तो जिसने भी अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और इन चैनल का और इस वीडियोस का आप फ़ायदा उठाइए, बेनिफिट ले लीजिए। चलिए, तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो है CBSE 12 बिजनेस स्टडीज़ का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डील करा दिया है। पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी और साथ ही में यहाँ राइट हैंड कॉर्नर पे जब आप क्लिक करेंगे आई बटन पे तो आपको मेरे जो बाकी लेक्चर्स के लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे। सो काइंडली डू दैट और टेक द बेनिफिट ऑफ ऑल दीज क्लासेस। तो CBSE 12 बिजनेस स्टडीज़ का मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और सेकंड चैप्टर का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 1 करा दिया है। आज है पार्ट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, विच इज़ फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फ्योल एक स्कॉलर हैं, हेनरी फ्योल। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। वो 14 प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, उन्होंने उनके बारे में क्या बताया है, ये सब आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। नाउ फ्रेंड्स, डू नॉट फॉरगेट कि जो भी मैंने कल से वीडियोस अपलोड करने शुरू किए हैं उनमें आपको एक स्पेशल नेहा सरप्राइज बॉक्स ज़रूर मिलेगा। अब ये नेहा सरप्राइज बॉक्स क्या है, इसको जानने के लिए काइंडली वीडियो में बने रहें एंड तक और वीडियो को शेयर करें और इनका बेनिफिट लें। सरप्राइज बॉक्स में बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ इंस्पिरेशनल बातें, कुछ फन टाइम, पजल टाइम एक्सेट्रा, कुछ करंट अफेयर्स, कुछ फैक्ट्स की नॉलेज। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इट्स अप टू यू, आपकी डेस्टिनी है कि आज आपके सरप्राइज बॉक्स में क्या निकलता है। वो देखने के लिए वी विल हैव टू वेट एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड ऑफ द लेक्चर। वीडियो के एंड तक आप देखिए तो आपको सरप्राइज बॉक्स खुलेगा, सरप्राइज का पिटारा खुलेगा और देखने को मिलेगा कि आज के सरप्राइज बॉक्स में क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का जो लेक्चर है वो है फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये कौन थे भाई? ये हेनरी फ्योल हैं जो 1841 में इन्होंने बर्थ लिया एंड ही contributed in the field of management and business studies till his last breath in the 1925। ये इनके बारे में है। अब यहाँ पे बहुत कुछ इनके बारे में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ है जो यहाँ पे अगर आप देख लें तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएंगी। और वो क्या है? वो है ये। अब ये चीज़ क्या है देखिए। When the company he rose to the position of managing director in 1988। इन्होंने एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी ज्वाइन करी थी 1860 में एंड उनकी पोजीशन में एडवांटेज हुआ, प्रमोशन हुआ और वो मैनेजिंग डायरेक्टर बने। बट व्हेन द कंपनी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, एक टाइम था जब उनकी कंपनी करप्ट हो गई, बैंकरप्ट हो गई, ठीक है, उनका दिवालिया निकल गया उस कंपनी का, ठीक है, कंपनी बंद करने की कगार पे आ गई। तो ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, तो उन्होंने अपनी कंपनी को सर्वाइव कराने का चैलेंज लिया। फिर इसी बेसिस से उन्होंने अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, कुछ थ्योरीज बनाए, लॉस बनाए, कुछ एक जनरल गाइडलाइंस बनाई
जिनको यूज़ करके ना उन्होंने केवल अपनी कंपनी को बचाया बल्कि ही प्रोवाइडेड द गाइडलाइन टू ऑल दोज हु आर इन दिस फील्ड। इसीलिए उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको बोला जाता है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, सो हु इज नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट? इट इज हेनरी फ्योल। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे नेहा सरप्राइज बॉक्स पे से अपीयर हो गया। ये आपको याद दिला रहा है कि आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। ठीक है, चलिए फ्योल के प्रिंसिपल्स को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। ये जो मैंने नोट्स आपको दिए हैं ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नोट्स दिए हैं, इनको मैं समझा देती हूँ ताकि आपको इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाए। अब देखिए डिवीजन ऑफ वर्क पहला पॉइंट है। डिवीजन ऑफ वर्क होता क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क होता है काम को बांटना। अब कोई भी काम को जब हम स्पेशलाइज लोगों में बांट देते हैं तो काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एक्सपर्टीज बढ़ जाती है। इसलिए देखा जाता है कि बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनते हैं। जो बंदा जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा होशियार होता है, एक्सपर्ट होता है, उसको उस डिपार्टमेंट का हेड बनाया जाता है। इट इज़ ओनली नोन एज डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क इज डिवाइडेड इन स्मॉल task, job and each work is done by trained specialist। हर किसी को जो वो पर्टिकुलर चीज़ में जो माहिर होता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाता है। कोई परचेज के मामले में अच्छा है तो उसे परचेज डिपार्टमेंट में काम दिया जाता है। कोई अगर अकाउंटेंसी में अच्छा है तो उसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम दिया जाता है। सो दिस वे इट वर्क्स की डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क से होता क्या है? टाइम मैनेजमेंट होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता, एनर्जी वेस्ट नहीं होती और रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होती, टाइमली प्रोडक्शन और जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट होता है। सेकेंड है आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने प्रीवियस लेक्चर जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट किया था तब भी ये बात बताई थी कि अथॉरिटी होती है किसी काम को करने की पावर और करवाने की पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर उस काम में कुछ गड़बड़ी हो गई तो आपकी आंसरेबिलिटी बनती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, आपकी जवाबदेही बनती है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी अकेले नहीं चलता, दोनों साथ में चलते हैं। ये भाई बहन हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, साथ ही में चलेंगे। ठीक, तो ये है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, लेकिन हर डिपार्टमेंट में आपको जब उस डिपार्टमेंट का हेड बनाया तो आपको पावर तो मिलती है, साथ में आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप अपने अंदर काम करने वाले लोगों की बातों को सुने। अगर उन्होंने कुछ बताया है और जो आपने नहीं माना और जिसकी वजह से डिपार्टमेंट का या कंपनी का लॉस हो जाता है तो आपकी जवाबदेही बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर की, उस डिपार्टमेंट के हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदेही है कि आपने टाइमली कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया। आप अपनी आंसरेबिलिटी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते। थर्ड है आपका डिसिप्लिन। ठीक है, it is the obedience to organizational rules by the subordinates। ठीक है, अब डिसिप्लिन का नॉर्मल मतलब क्या होता है? उसी मतलब को फ्योल ने भी अप्लाई किया कि अगर सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो डिसिप्लिन रहेंगे, और केवल सबॉर्डिनेट की ही बात नहीं है, यहाँ पे सुपीरियर्स जो हमारे सबॉर्डिनेट्स के ऊपर कौन होते हैं? हमारे सुपीरियर्स, जो हमारे बॉस होते हैं, दोनों में डिसिप्लिन की बात आती है। डिसिप्लिन माने अगर हम सुपीरियर स्टाफ को लेकर चलें, टॉप मैनेजमेंट को लेकर चलें, मिडिल मैनेजमेंट को लेकर चलें, तो उनका होता है कि वो केवल अपनी अथॉरिटी का, अपनी पावर का गलत उपयोग ना करें। कंपनी में कुछ मेमोरेंडम बनाए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, और हर सुपरवाइज़र को ज़रूरत होती है कि वो उसको यूज़ करे
और लोगों से अपना भी पालन करे और नीचे जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं उनसे भी उनका पालन करवाए, तभी जो है वो वर्कर्स लेज़ी नहीं होते और टाइमली वे में अपना काम करते हैं, क्योंकि उनको एक डर भी होता है कि अगर कुछ गलती हुई तो उनकी जवाबदेही बनेगी, उनको जवाब तलब किया जाएगा। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज द यूनिटी ऑफ कमांड। अब देखिए ये दो वर्ड्स हैं, यूनिटी ऑफ कमांड है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। दोनों थोड़े से कंफ्यूजन होते हैं, इसको हम यहीं पे समझ लेते हैं तो वो इजी हो जाएगा। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है यूनिटी। यूनिटी माने होता है सिंगल, वन एज ए सिंगल यूनिट। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब हुआ it implies that every worker should receive orders and instructions from one supervisor only, otherwise it will create confusion. एक डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों का एक ही हेड है, एक ही सुपरवाइजर है। वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल उस तक निर्भर करती है। ये होना चाहिए हर डिपार्टमेंट का आके आदमी उस वर्कर से कुछ कह जाए और उसको पालन करवाने लगे, तो ये नहीं होना चाहिए। वर्कर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो जो ऑर्डर रिसीव करे वो केवल अपने सुपरवाइज़र से, अपने डिपार्टमेंट के हेड से करे, ताकि उसको काम करने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। परचेज डिपार्टमेंट वाला अपने तरीके से ऑर्डर देगा, सेल्स डिपार्टमेंट वाला अपने तरीके से ऑर्डर देगा, दोनों ने दिया तो वो वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा। तो एक वर्कर एक डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहा है तो उस डिपार्टमेंट के हेड के ही तरफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आंसरेबिलिटी बनती है, और उसको जो मिलनी चाहिए जो कमांड्स इंस्ट्रक्शन वो उसी के सुपरवाइज़र, उसी के डिपार्टमेंट के हेड से मिलनी चाहिए, किसी और से नहीं मिलनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिया है। पहला डायग्राम है सिंपल यूनिटी ऑफ कमांड का, एक सबऑर्डिनेट का, एक सुपरवाइज़र, और ये है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड का। एक सबऑर्डिनेट के ऊपर कई सारे सुपरवाइजर्स हैं, सब अपने अपने तरीके से उसको काम करने को बोलेंगे और वो वर्कर भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये होना चाहिए, ठीक है, और ये नहीं होना चाहिए, ये बोला है फ्यूल ने, ठीक। Now again the Neha surprise box is waiting for you, so kindly वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखिए आज आपके डेस्टिनी में क्या सरप्राइज लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। Each group of activities having the same objective must have one head and one plan. अगर कोई एक काम को कराया जा रहा है जिसका एक ही लक्ष्य है, तो उसका एक ही टारगेट है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, तो उसको एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंक्लूड करता है यूनिटी ऑफ कमांड को, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वन हेड। एक तरीके का काम एक तरह के हेड के द्वारा संचालित होना चाहिए और एक ही प्लान से चलना चाहिए। प्लान भी बार बार चेंज नहीं होना चाहिए और हेड भी बार बार चेंज नहीं होना चाहिए, या एक से ज़्यादा हेड भी नहीं होना चाहिए। तभी क्या होगा, एक डेफिनेट हम कंक्लूजन तक, रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम, प्रेजेंस ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड लैक ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक। लैक में और प्रेजेंस में केवल जो ये वाला एरो है आपका, ठीक है, ये फर्क है। देखिए प्रेजेंस होती है तो एक तरह से आदमी काम करते चले आता है, लेकिन जब लैक होती है, जब चीज़ एब्सेंट होती है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो आदमी बीच में भटक जाता है। क्यों भटक जाता है भाई? क्योंकि उसको
समझ ही नहीं आता कि अब क्या करना है, किसके डायरेक्शन को फॉलो करना है और किसके डायरेक्शन को फॉलो नहीं करना। तो भटके ना, क्योस ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब सेम तरह के प्लान एक्शंस के लिए, सेम तरह के ऑब्जेक्टिव के लिए एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। ना प्लान बार बार चेंज हो, ना हेड बार बार चेंज हो, और हेड भी एक से ज़्यादा ना हो तो अच्छा है। ठीक। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो जनरल इंटरेस्ट के नाम से ही समझ में आ रहा है। सबऑर्डिनेशन माने छोटा करना। किसे छोटा करना भाई? इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, वर्कर्स को, एम्प्लॉयर्स को, एम्प्लॉयज़ को अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर कंपनी देखना चाहिए, और वो है प्रॉफिट। अपना इंटरेस्ट होता है कि अच्छे से काम करना, भाई कभी आए कभी नहीं आए, हमारा मन है नहीं, ये होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हाँ हम जाएंगे, काम करेंगे, ताकि हमारे कंपनी के काम में कोई नुकसान ना हो। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए अपने इंटरेस्ट के ऊपर। फिर है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रेम्यूनरेशन माने आपको पता ही होगा, वेजेस देना, ठीक है, सैलरी देना। एम्प्लॉयज़ को जितना वो काम कर रहे हैं, जितनी देर वो काम कर रहे हैं, जितना ओवर टाइम वो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा देना। ठीक है, ये नहीं कि काम खूब करा लिया और पैसे की जब बात आई तो पैसा जो है थोड़ा सा दिया, ठीक है, ज़्यादा काम कराया थोड़ा पैसा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने हिसाब से जितना काम कराया जा रहा है उसके हिसाब से ही पैसा, वेजेस, सैलरी उनको देनी चाहिए। फिर आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Centralization means concentration of decision-making authority in few hands at the top level. Decentralization means even distribution of power at every level. Both should be balanced, as no organization can be completely centralized or completely decentralized. इसका क्या मतलब हुआ? सेंट्रलाइजेशन का मतलब कुछ रूल्स, कुछ पावर ऐसी होनी चाहिए जो केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट की होनी चाहिए, वो होते हैं रूल्स बनाना, ठीक। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है रूल्स बनाए, काम बनाया, प्लान बनाया, ये हुआ सेंट्रलाइजेशन। लेकिन उस प्लान को बनाने के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट तक प्लान को समझाना और उनसे उनके हिसाब से, उनकी स्पेशलिटी के हिसाब से काम कराना, ये हुआ डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे मेनली डिवीजन ऑफ वर्क से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए, नेहा सरप्राइज बॉक्स फिर से आ गया है and it is waiting for you to watch the video till the end, ताकि आपको एंड में पता चले कि आखिर आज के सरप्राइज के पिटारे में क्या कुछ नया है, क्या कुछ मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो आया है आपका है स्केलर चेन। ये पूरे प्रिंसिपल्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा आता है, थ्योरी में भी आता है, और केस स्टडी के ज़्यादातर आंसर्स में भी आपका आंसर स्केलर चेन ही आएगा। अब स्केलर चेन होता क्या है? स्केलर चेन है ये वाली
लैडर, लैडर माने सीढ़ी। स्केलर चेन का प्रिंसिपल सिंपली कहता है, क्या है स्केलर चेन का प्रिंसिपल? देखिए, द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। ठीक है, मतलब ये एक कम्युनिकेशन का चैनल है। ये पूरा लिखा हुआ है, आप इसको रीड करिएगा, इसी को मैं समझा रही हूँ। ठीक है, इसको डायग्राम से समझाने के लिए मैं इस डायग्राम पे आती हूँ तो आपको क्लियर होगा। स्केलर चेन एक फ्यूल का लैडर है। एक फ्यूल ने एक सीढ़ी बनाई है जो केवल कम्युनिकेशन की बात करती है। ठीक है, किसकी बात करती है? फॉर्मल कम्युनिकेशन की। एक चैनल है। वो कहते हैं कि कंपनी में जो कम्युनिकेशन है, जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, जो मैसेजेस हैं, जो इंफॉर्मेशन है, जो कमांड्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इसी चैनल को यूज़ करके, ठीक है, इसी चैनल को यूज़ करके ही हमारा होगा। इस चैनल का क्या मतलब हुआ? ए जो है वो बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, और इसी तरह ए ई से कुछ बोलेगा, इंस्ट्रक्शन पास ऑन करेगा, ई एफ से पास ऑन करेगा, और एफ जी से करेगा। ये हुआ टॉप टू बॉटम। और अगर बॉटम टू टॉप जाना हो तो जी एफ से करेगा, एफ ई से करेगा, सिमिलरली ई ए से करेगा, और इधर देखें लेफ्ट हैंड साइड में तो डी सी से करेगा, सी बी से बताएगा, और बी से जाके इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा ए तक। ये ही जो होता है, ये ब्रिज है बिटवीन टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल एंड द लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये था आपका स्केलर चेन कि फॉर्मल फ्लो ऑफ अथॉरिटी एंड फॉर्मल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। इसकी थ्योरी नोट्स मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको प्रोवाइड कर दी है। अब कॉन्सेप्ट आता है भाई, ये गैंग प्लैंक क्या है? ये आपका जो येलो लाइन है ये गैंग प्लैंक है, और जो ब्लू लाइन है वो है आपका स्केलर चेन। गैंग प्लैंक बोलता है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, कोई एक ऐसा सिचुएशन या प्रॉब्लम आ गई जो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, जिसके लिए हमें तुरंत डिसीजन लेना होगा, तो भाई अगर हम प्रॉपर चैनल फॉलो करेंगे एक के बाद एक, तब तो बहुत देर हो जाएगी। हो सकता है रिज़ल्ट हमारा जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो हमें मिले, या हो सकता है ना मिले। तो इसलिए इसको ओवरकम करने के लिए ये स्केलर चेन का डिसएडवांटेज है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि डिसीजन तो टॉप लेवल ही लेगा। ठीक है, और टॉप लेवल तक इंफॉर्मेशन पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है। तब तक हो सकता है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उसका सल्यूशन निकालना हमारे हाथ ही में ना हो। ठीक है, तो इससे बचने के लिए फ्यूल ने गैंग प्लैंक का कॉन्सेप्ट दिया, प्रिंसिपल दिया, जिसमें इन्होंने बोला कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो एक लेवल दूसरे लेवल से डायरेक्ट बात कर सकता है विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब अगर डी को जी से कुछ काम है तो ज़रूरी नहीं, अगर फॉर्मल करता तो पहले डी सी से बताता, सी बी से बताता, फिर बी ए से, फिर ए ई से, फिर ई एफ से, एफ जी से, तब जाके कुछ डिसीजन निकलता। लेकिन गैंग प्लैंक कहता है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो डायरेक्ट डी जो है जी से बात कर सकता है, फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, यही था आपका कॉन्सेप्ट स्केलर चेन का। नेहा सरप्राइज बॉक्स इज वेटिंग फॉर यू, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और सरप्राइज का मज़ा उठाइए। चलिए,
बस थोड़े से ही बचे हैं। 10th है आपका ऑर्डर। हर चीज़ को करने का एक तरीका है, ऑर्डरली वे है, ऊपर नीचे आगे पीछे स्टेप बाय स्टेप ही होना चाहिए। जो चीज़ जब चाहा जैसे चाहा वैसे नहीं करना चाहिए। तो अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन and everything and everyone should be in its designated place. People and material must be in suitable place at appropriate time for maximum efficiency. हर डिपार्टमेंट अपनी जगह पे होना चाहिए, वहाँ पर काम करने वाले लोग उसी डिपार्टमेंट में होने चाहिए, दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं बैठे होने चाहिए, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े उस डिपार्टमेंट की तो उस डिपार्टमेंट के आदमी को बुलाया जा सके। तो हर चीज़ को करने का एक ऑर्डर्ड वे है, ऑर्गेनाइज तरीका है, तितर बितर चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इक्विटी, इक्विटी तो आपको सबको पता है। इक्विटी होता है कोई भी कास्ट, जेंडर और रिलीजन, लैंग्वेज के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। जैसे कोई मान लो कोई जो हेड है कंपनी का, CEO है, वो हिंदू है और उसके यहाँ कोई मुस्लिम वर्कर काम कर रहा है, तो अगर मुस्लिम वर्कर काम कर रहा है उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसा ना हो कि वो उसकी बात ना सुने। सबकी बात को इक्वली सुनना, सबकी बातों को इक्वली तवज्जो देना, सबके लिए इक्वल वेजेस रखना, कोई भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ये है इक्विटी का प्रिंसिपल। ठीक। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन। इसका मतलब होता है आपने आदमी को, वर्कर को रिक्रूट तो कर लिया, अपॉइंट कर लिया अपने यहाँ काम करने के लिए, लेकिन आपको ये कोशिश करते रहनी है कि वो आदमी आपसे रूठ के या खफा होके कहीं और ना जाए। क्योंकि क्या होता है, कंपनी में कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस होती हैं, अगर वो बंदा दूसरी जगह जाता है तो एक ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो इंफॉर्मेशन लीक हो जाए तो आपकी कंपनी का लॉस हो जाएगा। तो इट शुड बी टेकन केयर कि जो आप अपॉइंट कर रहे हैं उसको मैक्सिमम टाइम के लिए आपको रखना चाहिए। आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड, the selected person should be kept at the post for minimum period to decided to show result. एक प्रॉपर टाइम बना देना चाहिए कि हाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपको इतने समय तक हम कंपनी में रखेंगे या इस डिपार्टमेंट में रखेंगे। आप ऐसा नहीं कि कभी भी आके आपने उसको टर्मिनेट कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। इनिशिएटिव कहता है कि आपको वर्कर्स में ये एक इंसाइट पैदा करने हैं कि वो अपने आप काम करने के लिए तैयार हों, उनको कोई बार बार फोर्स ना करे। ठीक, वो काम करें अपने आप। अगर कोई सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए प्लान बनाएं और फिर उस प्लान को अपने सुपीरियर्स को बताएं। तो काम करने की इंसाइट, डायरेक्ट जाके सुपीरियर से बोल दिया ये प्रॉब्लम आ रही है, कैसे करेंगे भाई बताओ, अब हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। काम करने के लिए अगर कोई आपको प्रॉब्लम आई है तो आप एक सोल्यूशन तक आइए, आप फिर उस सोल्यूशन को अपने सुपरवाइज़र को बताइए। तो काम करने का इनिशिएटिव लेना, शुरुआत करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है आपका लास्ट, स्पिरिट कॉर्प्स। नाम थोड़ा भले ही फ्रेंच है या कुछ फॉरेन लैंग्वेज है, बट इसका सिंपल वर्ड का मतलब होता है टीम स्पिरिट। ठीक, आपको अपने एम्प्लॉयज़ में टीम स्पिरिट को पैदा करना है। मतलब काम करते समय उनको ये इनकरेज करना है कि वो टीम में काम करें, कोऑपरेट करें, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करें, अच्छे रिलेशंस बना के काम करें। ठीक है, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना करें। टीम स्पिरिट में काम करेंगे तो लड़ाई झगड़ा भी कम होगा और सबसे ज़्यादा क्या होगा,
टाइमली वे में आपका प्रोडक्शन कंप्लीट होगा विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जिससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ये था आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि फ्योल ने दिया। चलिए, अगर आपको मेरे वीडियोस और लेक्चर पसंद आ रहे हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं कोई वीडियो डालती हूँ। भाई लाइक ज़रूर किया करिए, जिससे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने का। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे शेयरिंग इज केयरिंग का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और काइंडली जो भी क्वेरीज हैं या वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या जो भी डाउट्स हैं उनको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि मैं आपको उन पर स्पेशलाइज वीडियो दे दूँ। चलिए, अब टाइम आया आपका टू अनबॉक्स द नेहा सरप्राइज बॉक्स, जिसकी हम लोग शुरू से बात कर रहे थे और जिसके लिए वेट कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए खोलते हैं आज का बॉक्स, देखते हैं क्या निकलता है। ये खुला आपका आज का सरप्राइज का पिटारा और अंदर से क्या निकला है, इट इज़ नाउ पजल टाइम। सो जो भी बच्चे इन लेक्चर्स को देख रहे हैं, एक आपको पजल दिया जा रहा है यहाँ पे, ताकि आप लॉकडाउन में थोड़ा एक्साइटिंग कुछ कर सकें और अपने ब्रेन को रिफ्रेश कर सकें। ये देखिए, ये आ गया आपके सामने पजल। आपको क्या करना है, कैन यू फाइंड द 4 हिडन वर्ड्स। इस पिक्चर में 4 हिडन वर्ड्स हैं, छुपे हुए वर्ड्स हैं। आपको इन वर्ड्स को एक गेम की तरह ढूंढते हुए कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। और ऑब्वियसली जो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेगा उसको एक सरप्राइज़ मिलेगा, और वो सरप्राइज़ होगा नेक्स्ट लेक्चर में। आपका नाम मैं ज़रूर अनाउंस करूँगी अपने इन वीडियोस में। ओके, सो काइंडली आप इस पजल को सॉल्व करिए, टेक द एडवांटेज ऑफ दिस पजल्स, रिलैक्स योर माइंड और लॉकडाउन के मज़े उठाएं, क्योंकि लॉकडाउन में बच्चे बोर हो रहे हैं। तो उस बोरियत से बचने के लिए ये छोटा सा पजल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इस पजल को सॉल्व करिए और अपने फैमिली से भी सॉल्व कराइए। सो इट इज़ अ fun time. Okay, so for now, thanks for watching. I will surely get back to you when you comment me in the comment box जो भी आपकी queries होंगी, और मैं नेक्स्ट आपके टेलर के जो प्रिंसिपल हैं उनके साथ जल्दी आपको वीडियो पोस्ट कर दूँगी। सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।